पूरा उदयपुर आज रोशनी से जगमगा रहा है। हर राह फूलों की चादर से बिछी हुई है। जिधर देखो उधर उत्सव का माहौल छाया हुआ है। आज उदयपुर के हर घर में मिठाइयाँ बनाई जा रही है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई खुशी और उल्लास से घिरा हुआ है। और हो क्यों नहीं, राजस्थान में हुकुम शाह के घर शादी के 8 साल बाद बच्चे के आने की उम्मीद है। 8 महीने बाद। मौसी शाह, चाची शाह, हमारी रानी शाह कब आएंगी? एक 3 साल का लड़का दौड़ता हुआ रानी शाह के पास आया। गोरा रंग, बूढ़ी आंखें, चेहरे पर राजसी चमक। वह बच्चा जोधपुर का भावी युवराज था। कुंवर शाह, बस कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन बाद मैं तुम्हारी रानी शाह तुम्हारे हाथों में दे दूंगी। हुकुम रानी शाह ने युवराज के चेहरे को प्यार से सहलाते हुए जवाब दिया। युवराज भी हुकुम रानी शाह का जवाब सुनकर उनके करीब आया और उनके पेट पर हाथ रखकर अजन्मे बच्चे से बात करने लगा। रानी शाह, बस कुछ दिन, फिर तुम मेरे सामने और मेरे साथ रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहोगी। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। कुंवर शाह, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हुकुम रानी शाह बेटी को जन्म देंगी, बेटे को नहीं? जब युवराज हुकुम रानी शाह के अजन्मे बच्चे से बात कर रहे थे तभी उन्हें तेज आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर युवराज ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी माँ उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। माँ शाह, आपको जो कहना है कहो, लेकिन मौसी शाह हमारी रानी शाह को जन्म देंगी। तुम देखना, क्योंकि मैं अपनी रानी शाह को महसूस कर सकता हूँ। युवराज ने भी गंभीरता से जवाब दिया। जीजी भाई साहब, आप युवराज को क्यों परेशान कर रहे हैं? मैंने उनसे कहा है कि मुझे बेटी होगी तो इसका मतलब बेटी ही होगी। हुकुम रानी शाह ने भी युवराज का पक्ष लेते हुए उनकी मां को जवाब दिया। तो आप पहले ही हमारे बेटे को अपना दामाद स्वीकार कर चुकी है। जिज्जी भाई साहब ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस तरह तीनों बैठकर बातें करने लगे। कुछ दिन बाद हुकुम रानी साहब को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, इसलिए उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उनकी डिलीवरी की। वहीं युवराज के मुताबिक सच में हुकुम रानी शाह ने एक बेटी को जन्म दिया है। लेकिन होश में आने के बाद जब हुकुम रानी शाह ने राजकुमारी को युवराज को सौंपने की कोशिश की तो युवराज ने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए, यह कहते हुए कि यह हमारी रानी शाह नहीं है। युवराज की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि जब से युवराज को हुकुम रानी शाह की गर्भ अवस्था के बारे में पता चला तब से युवराज उनसे हर दिन बात कर रहे थे और खुशी से सभी को बता रहे थे कि आने वाली बच्ची उनकी रानी शाह होंगी। और उसका अचानक राजकुमारी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। लेकिन फिर भी शायद युवराज अभी बच्चा है, यह सोचकर कि शायद उसे कुछ गलत लगा होगा, तभी तो वह ऐसा बोल रहा है। किसी ने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 23 साल पहले अमावस की रात का अंधेरा धरती पर छा गया। सड़क शांत थी। इसी बीच आगरा शहर की उस शांत सड़क पर एक लड़की भागी जा रही थी। वह दुल्हन की तरह सजी हुई थी। उसके पैर दौड़ते दौड़ते थक गए थे, लेकिन वह फिर भी दौड़ रही थी। तभी एक फॉर्चूनर आकर उसके सामने खड़ा हो गया। फॉर्चूनर को देखकर वो डर गई, लेकिन अपने डर को खुद पर हावी न होने देते हुए वह फॉर्चूनर की विपरीत दिशा में वापस मुड़ गई और भागने लगी। लेकिन एक के बाद एक 5 गाड़ियाँ वहाँ रुकी। इससे पहले कि लड़की भागने का कोई रास्ता सोच पाती, 5 कारों में से काले कपड़े पहने 20 लोग निकले और लड़की को घेर लिया। सभी के कपड़ों पर SSR का लोगो लगा हुआ था। उनमें से एक ने जाकर फॉर्च्यूनर का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही एक 25 साल का लड़का बाहर आया, जिसके चेहरे पर रुआब और एक अलग तरह की चमक थी। उसकी मूछें और दाढ़ी बिल्कुल सेट थी, जो उसके चेहरे की खूबसूरती बढ़ा रही थी। जैसे ही वो लड़का बाहर आया तो काले कपड़े पहने सभी लोगों ने युवक के सम्मान में अपना सिर झुका लिया। उस लड़के ने लड़की की ओर लंबे लंबे कदम बढ़ाए और ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब ले आया। मैंने तुमसे कहा था कि शादी के लिए तैयार हो जाओ, है ना? फिर तुम्हारी भागने की हिम्मत कैसे हुई? उस लड़के ने गुस्से से पूछा। मैं तुम्हें नहीं जानती तो मैं तुमसे शादी क्यों करूं? लड़की ने भी बिना डरे वही सवाल पूछा। मुझे लगता है तुम्हें अपने भाई से प्यार नहीं है, इसलिए तुमने इतनी ज़ोर से मुझसे सवाल करने
और मेरी बातों को नकारने की हिम्मत की है। लड़के ने रहस्यमय मुस्कान के साथ उत्तर दिया। आपका क्या मतलब है? लड़की ने डरते हुए दोबारा सवाल पूछा। जवाब में उस लड़के ने अपना मोबाइल खोला और एक वीडियो चलाया जिसमें एक 15 साल का लड़का कुर्सी से बंधा हुआ बैठा था। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके सिर पर बंदूक तनी हुई थी। अब बोलो, तुम्हारा क्या फैसला है? क्या तुम मुझसे शादी करके अपने भाई को बचाना चाहती हो या भागकर अपने भाई को मारना चाहती हो? वीडियो खत्म होते ही उस लड़के ने लड़की से दोबारा पूछा। कुछ देर सोचने के बाद लड़की ने जवाब दिया, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं शादी से पहले अपने भाई से मिलना चाहती हूँ। उस लड़की ने शर्त बता दी, जिसके जवाब में उस लड़के ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने लड़की को उठाकर अपनी कार में बिठा लिया और खुद भी ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और कार चलाने लगा। अन्य गाड़ियाँ भी उसके पीछे दौड़ने लगी। आधे घंटे के अंदर उस लड़के ने अपनी फॉर्च्यूनर कार एक विला के सामने खड़ी कर दी और वह खुद कार से बाहर निकला और लड़की को कार से बाहर खींचकर विला के अंदर ले गया। विला के अंदर हॉल के बीच में एक शादी का मंडप लगा हुआ था और वीडियो में दिख रहा लड़का मंडप से थोड़ी दूरी पर बंधा हुआ था। अपने भाई को देखकर लड़की ने लड़के का हाथ छोड़ दिया और अपने भाई के पास चली गई, लेकिन इससे पहले कि वह अपने भाई के पास पहुंचती, उस लड़के ने उसे पकड़ लिया और खींच लिया। पहले शादी कर लो, फिर अपने भाई से मिलोगी, वो लड़का अपनी ऊंची आवाज़ में बोला। वह लड़की भी अपने भाई को बचाने के लिए रोती आंखों से मंडप में बैठ गई। बैठते ही उस लड़के ने सामने बैठे पंडित जी से शादी की रस्म शुरू करने को कहा। लड़के का आदेश मिलते ही पंडित जी ने विवाह समारोह शुरू किया और श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। एक तरफ श्लोक शुरू हुए तो दूसरी तरफ उस लड़की की आंखों से आंसू। लेकिन अचानक आई इस स्थिति को उसने अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया और अपने आंसू रोक लिए। थोड़ी देर बाद शादी की सारी रस्में पूरी हो गई तो पंडित जी ने दोनों को देखकर कहा, शादी संपन्न हो गई। पंडित जी की बात सुनते ही उस लड़के ने अपने एक आदमी की ओर देखा और इशारा किया और साथ ही कुटिल हंसी के साथ लड़की की ओर देखते हुए बोला, बधाई हो मिस अस्वी रैना, ओह सॉरी मिसेज अस्वी राजवंश। अपने बॉस का इशारा समझकर उस आदमी ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर पंडित जी को दिया और उनसे विदा ली। पंडित जी के जाने के बाद लड़के ने अस्वी को पकड़ लिया और उसके गले से मंगलसूत्र खींचकर विवाह की वेदी की आग में फेंक दिया। लड़के के इस हरकत से अस्वी जो बुत बनी बैठी थी होश में आ गई और उस लड़के की ओर देखने लगी जो अब से उसका पति था। अस्वी की नज़रें अपनी ओर देखकर उस लड़के ने भी उसकी ओर देखा और फिर उससे पूछा, क्या क्या देख रही हो? लेकिन अस्वी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सीधा उसकी ओर देख रही थी। उस लड़के को जैसे समझ आ गया कि अस्वी के मन में क्या चल रहा है। उस लड़के ने अस्वी से तुरंत कहा, वेट अ मिनट, क्या तुमको लगता है कि यह शादी सच्ची है? क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तुमसे तुम्हें घर लेकर जाऊँगा, तुम्हें पत्नी का दर्जा और अधिकार दूँगा? उस लड़के के ऐसे सवाल सुनकर अस्वी हैरान रह गई और जो आंसू उसने अब तक रोक रखे थे वो उसी क्षण बहने लगे। अस्वी को इस तरह रोता देखकर उस लड़के को बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपने एक हाथ से अस्वी के दोनों गाल दबा दिए और दांत भींचकर बोला, मैं तो इतना भी नहीं चाहता कि तुम्हें अपने घर में नौकरानी बनाऊं। तो पत्नी बनाने के बारे में छोड़ ही दो, और रही इस शादी की बात, तो यह मैंने तुमसे बदला लेने के लिए किया है और अब मैं तुम्हें अभी इसी वक्त हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। जब दुनिया तुम्हें एक छोड़ी औरत के रूप में देखेगी तो तुम समझ पाओगी कि दर्द, पीड़ा, अपमान क्या होता है। तुम्हें लोगों को अपमानित करने का शौक़ है ना, तो आज से तुम समझ जाओगी कि अपमान क्या होता है। अब से तुम भी अपमान से भरा जीवन जियोगी, जैसे दूसरों के साथ हुआ तुम्हारे साथ भी होगा, शायद और उससे भी ज़्यादा। इतना कहकर वो लड़का आ भरता हुआ अस्वी के सामने से चला गया और अपने एक खास आदमी की ओर देखकर बोला, सुबह दोनों भाई बहन को उनके घर छोड़ देना, तब तक उन दोनों को यहीं रहने दो। इतना कहकर वो लड़का जाने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह घर की दहलीज पार करता, अस्वी के शब्द उसके कानों में पड़े, एक मिनट रुकिए सर, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? मुझे यह भी नहीं पता। लेकिन जाने से पहले एक बात सुन लीजिए, मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या गलती हुई है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी
कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया है, और इसलिए आज नहीं तो कल, लेकिन सच्चाई निश्चय ही तुम्हारी आंखों के सामने आएगी और उस दिन तुम्हें खुद से नफरत हो जाएगी। आप हर क्षण तप की अग्नि में जलते रहोगे। आप अपनी ही नज़रों में इस हद तक गिर जाएंगे कि आपको अपने किए पर पछतावा होगा, और भले ही आपकी शादी आपकी पसंद की लड़की से हो जाए, लेकिन फिर भी आपके दिल को शांति नहीं मिलेगी। हालांकि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, लेकिन मैं इस शादी को अपनी किस्मत मानूंगी। लेकिन तुम्हें न तो मन की शांति मिलेगी और न ही चैन की नींद। लेकिन जैसे अस्वी की बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी आंखों पर चश्मा लगाया और बाहर निकल गया। बाहर उसकी फॉर्च्यूनर के सामने एक स्कॉर्पियो खड़ी थी और एक लड़का उससे सहारा लेकर खड़ा था। लेकिन वो लड़का उस पर ध्यान दिए बिना अपने ड्राइवर को बोला, मुझे हवाई अड्डे तक ले चलो, और कार में बैठने के लिए कार का दरवाज़ा खोला। लेकिन वह कार में बैठता उससे पहले ही दूसरे लड़के ने कार का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर घुमाया और पूछा, भैया आप कहाँ जा रहे हैं? और वह भी भाभी को अकेले छोड़कर। वो तुम्हारी भाभी नहीं है अंगद सिंह राजवंश, उस लड़के ने गुस्से में कहा। गुस्सा करने से सच्चाई नहीं बदलेंगे मिस्टर अध्ययन सिंह राजवंश। क्या आपको दिख नहीं रहा कि आपके गुस्से और बदले की भावना ने एक लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया है? क्या आपको एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि आपकी भी एक बहन है? अपने भाई की बात सुनकर अंगद को भी गुस्सा आ गया था। तो फिर अध्यांश बोला, तुम अपनी सीमा लांघ रहे हो अंगद। यह मेरी गलती नहीं है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, और बस इतना ही बोलूँगा। और वो लड़की, उसे अपने किए की सज़ा मिली है। उसे खुद पर बहुत घमंड है, इसलिए मैंने उसका घमंड तोड़ दिया है। इसलिए तुमको उससे हमदर्दी रखने की ज़रूरत नहीं है। अध्यांश ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, भाई अभी तो आप गुस्से में हो, इसलिए सही गलत का फ़र्क भूल गए हो, लेकिन एक दिन आपको अपने किए पर पछतावा ज़रूर होगा। इतना कहकर अंगद अपनी स्कॉर्पियो में बैठकर वहाँ से चला गया। अंगद के जाने के बाद अध्यांश भी अपनी फॉर्च्यूनर में बैठ गया और ड्राइवर से एयरपोर्ट के लिए जाने के लिए कहा। इसी बीच उसके लोगों ने अस्वी के भाई को छोड़ दिया। अस्वी बस रोती ही जा रही थी। उसके भाई की आंखें बंद थी, इसलिए उसने कुछ देखा नहीं, लेकिन लोगों की बातों से और अपनी बहन की हालत देखकर उसे पता चल गया था कि वहाँ क्या हुआ होगा। सारी रात दोनों भाई बहन वहीं बैठे रहे। सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ अध्यांश के लोगों ने अस्वी और उसके भाई को उनके घर छोड़ा। सुबह का समय था, इसलिए यातायात बहुत कम था। जब उसकी शादी की खबर उसके घर जाएगी तो अस्वी को उन लोगों की रिएक्शन से डर लगने लगा। घर के अंदर जाने के लिए उसके पैर नहीं उठ रहे थे, लेकिन फिर भी यह सोचकर कि आज नहीं तो कल उसे इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा, अस्वी ने अपना मन दृढ़ किया और अपने पैर घर की ओर बढ़ा दिए। सुबह के 7 बजे थे, इसलिए उनके घर के सभी लोग जाग चुके थे और हॉल में बैठे हुए थे। अस्वी अपने भाई का हाथ पकड़कर दरवाजे तक आई, लेकिन घर की दहलीज लांघकर घर में कदम रखने से पहले ही अस्वी को तेज आवाज़ सुनाई दी, वहीं अपने कदम रोक लो अस्वी, तुम्हें मुंह काला करके भी शांति नहीं मिली और तुमने इस घर में वापस आने की हिम्मत कैसे की? अस्वी को पता था कि उसका स्वागत ऐसे शब्दों से किया जाएगा, तो उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन उसके भाई अबीर के लिए ये शब्द और उसके परिवार का अपनी बहन के प्रति ये रवैया चौंकाने वाला था। लेकिन इससे पहले कि अबीर कुछ कहता, अस्वी के गाल पर जोरदार तमाचा पड़ा और उसका चेहरा एक तरफ झुक गया। अबीर को समझ नहीं आया कि जो परिवार कल तक उसकी बहन पर नाच करता था, वो आज अचानक उसके खिलाफ क्यों हो गया। अब क्यों आए हो? तुमने फैमिली की इज्जत बर्बाद कर दी और अपना यह काला चेहरा लेकर वापस आए हो। इससे पहले कि अस्वी अपनी सफाई में कुछ कह पाती, उसकी माँ ने उसे थप्पड़ मारा और उससे सवाल किया, लेकिन माँ बस मेरी बात सुनो, जो कुछ भी हुआ वह मेरी गलती नहीं थी, मैं उस आदमी को जानती भी नहीं। अस्वी ने अपनी सफाई देते हुए धीमी आवाज़ में कहा, यदि तुम उस इंसान को नहीं जानते थे तो तुमने उसके साथ शादी कैसे की? अस्वी की बातें सुनकर उसके पापा ने उसे डांटा, पापा आप भी, एटलीस्ट आप मुझे समझते, आपको विश्वास नहीं होता कि आपकी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अस्वी ने रोते हुए कहा, विश्वास शब्द तुम्हारे मुंह को शोभा नहीं देता। उसकी माँ चुप नहीं रही और ऐसे चिल्लाई, प्लीज़ माँ मुझे एक बार मौका दो, मुझे अपनी बात समझाने का मौका दो, प्लीज़ माँ प्लीज़। अस्वी रोने लगी और अपने माँ पापा के सामने हाथ जोड़ने लगी।
हम तुमसे कुछ भी सुनना नहीं चाहते। इस घर से बाहर निकल जाओ। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अस्वी की माँ ने उसे धक्का देते हुए कहा। माँ, ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊँ? अस्वी ने बिनती भरे स्वर में कहा। अपने पति के घर जाओ। और वैसे भी शादी के बाद पति का घर ही लड़की का असली घर माना जाता है, इसलिए अब तुम्हारा घर वही है जहाँ तुम्हारा पति रहता है। अस्वी की चीख तो जैसे उसके कानों पर पड़ ही नहीं रही थी। उसके माँ ने कड़वी आवाज़ में कहा। अस्वी के दिल में ऐसे शब्द कीलों की तरह चुभ रहे थे। उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके दिल पर वार कर दिया हो, और अब तक खुद को संभाले हुए अस्वी आखिरकार टूट ही गई। लेकिन फिर भी अस्वी ने एक बार फिर खुद को संभाला और हाथ जोड़कर अपने माता पिता से विनती की, प्लीज़ माँ, ऐसा मत करो। लेकिन अस्वी की माँ घर के अंदर गई और कुछ ही देर में हाथ में पानी से भरी बाल्टी लेकर आ गई। और जैसे ही अस्वी ने उसे देखा, उसने बाल्टी का सारा पानी उसके सिर पर डाल दिया और फिर अस्वी से कहा, तुम उस दिन हमारी आंखों में गिर गए थे, जिस दिन मैंने तुम्हारी वजह से अपनी छोटी बेटी को खो दिया था। आज के तुम्हारे इस कदम से तुम मेरे लिए मर चुकी हो। अब तुम हमें अपना चेहरा कभी नहीं दिखाना। इतना कहकर अस्वी की माँ ने उसका सामान घर से बाहर फेंक दिया और अबीर को घर के अंदर ले जाकर अस्वी के चेहरे पर घर का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अस्वी रोती रही, लेकिन उसे चुप कराने या उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। कल तक अस्वी अपनी मेडिकल की पढ़ाई में एक कदम आगे बढ़कर एमएस के फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी टॉप करके बहुत खुश थी, और उसे समझ नहीं आया कि एक ही दिन में उसकी ज़िंदगी कैसे बदल गई। अस्वी काफ़ी देर तक इधर उधर सोचती विचारती बैठी रही। उसे खुद याद नहीं कि वह कितनी देर तक वहाँ बैठी रही। अचानक उसका फ़ोन बजा, जिसकी आवाज़ से अस्वी का ध्यान टूटा। अस्वी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और फ़ोन की ओर देखा। उसके फ़ोन की स्क्रीन पर उसके घर का नंबर दिख रहा था। शायद यह सोचकर कि उसके पापा ने उसे फ़ोन किया होगा, अस्वी ने बिना इंतज़ार किए तुरंत कॉल रिसीव किया। लेकिन सामने वाले की आवाज़ सुनकर उसकी सारी उम्मीदें धराशायी हो गई, क्योंकि सामने अबीर था। दीदी, आप कहाँ हैं? मैं अभी घर के बाहर हूँ अबीर, अस्वी ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, आप वहीं रहो, मैं अभी आया। इतना कहकर अबीर ने फ़ोन रख दिया और कोई नहीं देखेगा ऐसे भागते छिपते घर से बाहर निकला। जब तक अबीर आया, अस्वी ने खुद को संभाला और अपना सामान लेकर बगीचे में चली गई और वहीं रखी एक बेंच पर बैठ गई, ताकि उसके भाई को उसकी हालत देखकर दुख न हो। दीदी, आप टेंशन नहीं लो, मैं मॉम डैड से बात करूँगा, वो आपको माफ़ कर देंगे और घर वापस ले आएंगे। अबीर ने आते ही अस्वी को प्यार से गले लगा लिया और बोला, तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अबीर। जो हो रहा है उसे होने दो, और तुम्हें इन सब में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम अभी इन सब के लिए बहुत छोटे हो, इसलिए इन सब के बारे में सोचे बिना पढ़ाई पर ध्यान दो। अस्वी अबीर को समझाते हुए बोली, मैं छोटा नहीं हूँ, 15 साल का हूँ, इसलिए मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और मुझे मेरी दीदी घर में अपने साथ चाहिए, और मुझे कुछ नहीं पता, और इसके लिए मुझे माँ से बात करनी होगी। लेकिन मैं आपको इस घर में वापस लाऊंगा, अबीर ने दृढ़ता से कहा। ऐसा मत करो अबीर, मैं तुम्हें अपनी कसम देती हूँ। मैंने पहले ही मम्मी पापा को बहुत दुख पहुँचाया है। अब अगर मैं इस घर में वापस भी आऊँगी तो मम्मी पापा को ये सब बार बार याद आएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती। अपनी वजह से मैं माँ पापा को अब और अधिक परेशान नहीं करना चाहती, अस्वी ने अबीर को समझाते हुए कहा। लेकिन दीदी, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी ना, फिर आपको किस चीज़ की सज़ा मिल रही है? अस्वी की बातें सुनकर अबीर को भी गुस्सा आ जाता है। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम दोबारा मम्मी पापा से बात करने नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे, और मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम ये बातें करके मम्मी पापा को परेशान नहीं करोगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे। आप दादी का भी ख्याल रखेंगे। दादू दादी अभी यहाँ नहीं हैं, इसलिए जब वो वापस आए तब भी उन्हें मेरे साथ क्या हुआ इसके बारे में कुछ मत बताना। अस्वी अपना हाथ बढ़ाते हुए अबीर से एक वादा मांगती है। न चाहते हुए भी अबीर ने उसके हाथ में अपने हाथ देकर अस्वी से वादा किया। अस्वी ने प्यार से अबीर के सिर पर हाथ रखा और उसे आखिरी बार गले लगाया और चली गई। लेकिन इस विदाई में उन्हें विदा करने के लिए उनके भाई के अलावा उसके परिवार से कोई भी मौजूद नहीं था। ये विदाई नॉर्मल नहीं थी।
ना तो माता पिता का सहयोग मिला और ना ही उनका आशीर्वाद। और वैसे भी शादी भी नॉर्मल कहाँ हुई थी जो विदाई नॉर्मल हो। रैना हवेली से बाहर आई और अस्वी रोड पर चलने लगी। दोपहर का समय होने के कारण लोगों की आवाजाही भी अच्छी थी, लेकिन अस्वी का ध्यान सड़क की बजाय अपने विचारों पर था। बार बार उसके मन में वही बातें गूंजती थी जो उसके माँ और पिता ने कहा था। ऐसे ही विचारों में कोई अस्वी सड़क पर चलती रही। कहाँ जाए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। लेकिन तभी अचानक एक तेज रफ्तार वाली कार उसके सामने आ गई और अस्वी कार की चपेट में आ गई। टक्कर से वह हवा में उड़कर सड़क से जा टकराई, जिससे अस्वी के सिर से खून बहने लगा। हादसा देख सड़क पर मौजूद सब लोग जमा हो गए। जिस आदमी की कार ने अस्वी को टक्कर मारी थी वह आदमी भी कार से बाहर निकलकर अस्वी के पास आया और बिना एक पल भी इंतजार किए अस्वी को उसने अपनी बाहों में उठा लिया और अपनी कार में बैठा लिया और पिछली सीट पर सुला दिया। जिस आदमी की कार ने अस्वी को टक्कर मारी थी उसने अपनी गलती समझकर बिना किसी का इंतजार किए उसे उठाकर अपनी कार में बिठाया और खुद ड्राइवर की सीट पर बैठकर उसे अस्पताल पहुंचाया। उधर अध्यांश पहले ही फ्रांस पहुंच चुका था। फ्रांस की धरती पर कदम रखते ही उसने अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड से नॉर्मल मोड में कर लिया और तुरंत इंडिया में उस शख्स को फ़ोन किया जिसे उसने अस्वी पर नज़र रखने के लिए कहा था। जैसे ही उस शख्स ने अपने मोबाइल स्क्रीन पर अपने बॉस का नाम देखा तो वह घबरा गया, क्योंकि वह अस्वी के घर से उसके पीछे था। लेकिन 4 रास्ते के बाद एक पल के लिए उसका ध्यान भटका और अस्वी उसकी नज़रों से ओझल हो गई और तभी से वह अस्वी की तलाश में था। लेकिन अस्वी का कुछ पता नहीं था। उसने अपने आदमियों को भी सभी दिशाओं में भेजा, लेकिन नतीजा शून्य। सोचते सोचते मोबाइल की घंटी बजनी बंद हो गई तो वो गहरी सांस लिया, लेकिन अगले ही पल अध्यांश का फ़ोन फिर से बज उठा और इस बार भी अगर उसने फ़ोन नहीं उठाया तो। यह सोचकर उसने घबराते हुए फ़ोन उठाया, तुम्हारी मैम कहाँ है? जैसे ही उसने फ़ोन उठाया सामने से अध्यांश की सख्त आवाज़ सुनाई दी, सर सर मैम। फिर अध्यांश की आवाज़ सुनकर वह शख्स डर गया था। क्या बोल रहे हो? क्या हुआ है? जो भी हो सच बताओ। अध्यांश अपने आदमी की आवाज़ से समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। अब छुपाने का कोई मतलब नहीं है और वैसे भी बॉस से कुछ भी छिपाना संभव है नहीं। जैसे ही उस व्यक्ति को एहसास हुआ तो वो बोलना शुरू किया कि अस्वी को उसके माता पिता ने अपमानित करके और धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया है। उसने वहाँ से सब कुछ बता दिया जब तक कि वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई थी। यह जानकर कि अस्वी को कोई मदद नहीं मिल रही है, अध्यांश को गुस्सा आ गया। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मैंने तुमसे सीधे और सख्ती से कहा था कि मैं इसके बारे में जानना चाहता था, फिर तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? सॉरी बॉस, जो कर सकते हो करो, काम में जितने आदमी लगाना है लगाओ, लेकिन और उसे मेरे पास लाओ और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहना। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। फ़ोन काटने के बाद भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ तो अध्यांश ने गुस्से में मुक्का दीवार पर मारना शुरू कर दिया। उतने में उसे पता ही नहीं चला कि उसके हाथ से खून बहने लगा। उसकी आंखों के सामने अस्वी का चेहरा घूमता रहा। उसने उसके साथ बहुत गलत किया था। हालांकि जब उसे पता चलता है कि अस्वी को उसके माता पिता ने अपमानित करके और धक्का देकर घर से निकाल दिया है तो उसे अस्वी के लिए दुख होता है। उसे अपने दिल में कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। इस बीच आगरा में अस्वी को वो कार वाला हॉस्पिटल लेकर आए और उन्हें तुरंत इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम तुरंत काम में जुट गई। अस्वी की जांच करने के बाद डॉक्टरों की टीम इस नतीजे पर पहुंची कि मरीज का तुरंत ऑपरेशन करना होगा और इसके लिए डॉक्टरों ने उन्हें ओटी में शिफ्ट कर दिया। एक नर्स आई और अस्वी को हॉस्पिटल लाने वाले आदमी से हॉस्पिटल का फॉर्म भरने और ऑपरेशन के लिए पैसा जमा करने को कहा। वह आदमी चुपचाप हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़ पूरी की। हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़ पूरी होते ही डॉक्टरों की टीम ने अस्वी का ऑपरेशन शुरू कर दिया। सिर सीधे सड़क पर लगने से अस्वी के सिर का पिछला हिस्सा टूट गया। ऑपरेशन 6 घंटे तक चला। ऑपरेशन निपटाने के बाद जैसे ही डॉक्टरों की टीम ओटी से बाहर आई, उस व्यक्ति ने हेड डॉक्टर से अस्वी की सेहत के बारे में पूछा, जिसके जवाब में डॉक्टर ने कहा
ऑपरेशन सफल रहा है, लेकिन मरीज की स्थिति के बारे में मरीज के होश में आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। और मरीज को कितने देर में होश आ जाएगा? उस आदमी ने फिर पूछा। इससे पहले कि डॉक्टर जवाब दे पाता, किसी ने पीछे से उस आदमी का नाम पुकारा। मिस्टर मेहरा, आप यहाँ? क्या सब कुछ ठीक है? उस व्यक्ति यानी मिस्टर मेहरा ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। ओ हाय डॉक्टर मुखर्जी। मिस्टर मेहरा ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को ग्रीट किया जिसने उन्हें बुलाया था। डॉक्टर मुखर्जी, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? हेड डॉक्टर ने तुरंत डॉक्टर मुखर्जी से मिस्टर मेहरा के बारे में पूछा। हाँ चीफ, यह मेरे सीनियर है, हम दोनों एक ही कॉलेज में थे। और दूसरी बात, मिस्टर मेहरा खुद एक जाने माने हार्ट सर्जन है। ओह, आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन एक बात जो मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप खुद एक सक्सेसफुल डॉक्टर है, फिर आप मरीज को इस अस्पताल में क्यों लाए और मरीज के साथ आपका क्या रिश्ता है? हेड डॉक्टर ने मिस्टर मेहरा से पूछा। दरअसल मैं इस शहर में नहीं रहता, मैं यहाँ सर्जरी के लिए आया था और सर्जरी के बाद मैं एयरपोर्ट जा रहा था। रास्ते में इस लड़की का मेरी कार से एक्सीडेंट हो गया और उसकी हालत देखकर मैं अनुमान लगाया कि वो बहुत गंभीर हालत में है, इसलिए मैं बिना इंतजार किए उसे यहाँ ले आया क्योंकि यह अस्पताल पास ही था। मिस्टर मेहरा ने जो कुछ हुआ वह सब बताया। ठीक है, मरीज को 24 घंटे में होश आ जाना चाहिए। वैसे क्या आपने उसके घर पर सूचना दी? हेड डॉक्टर ने पूछा। नहीं, मैं उसे नहीं जानता, तो मैं उसके परिवार के बारे में कैसे जानूंगा? मिस्टर मेहरा ने अपनी उलझन बताई। उसके पास कुछ सामान तो होगा ना, उसी से मरीज के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी, डॉक्टर मुखर्जी ने एडवाइस दिया। हाँ, मुझे सामान से याद आया कि उनके पास एक बैग था। ऐसा लग रहा था कि वह कहीं जा रही थी या कहीं से वापस आ रही थी। वह बैग मेरी कार में है, मैं उसे अभी ले आता हूँ। मिस्टर मेहरा को याद आया और वो अपनी कार के पास जाने के लिए उठे तो उनकी मदद के लिए डॉक्टर मुखर्जी भी उनके साथ गए। मिस्टर मेहरा और डॉक्टर मुखर्जी ने मिलकर उनका सामान चेक किया तो सरकारी दस्तावेज से उन दोनों को पता चला कि मरीज का नाम असवी रैना है और एक निजी डायरी भी मिली जिसमें असवी के घर का लैंडलाइन नंबर लिखा था। मिस्टर मेहरा ने बिना देर किए तुरंत उस नंबर पर कॉल किया। 2-3 रिंग के अंदर ही दूसरी तरफ से फ़ोन की घंटी बजी। क्या मैं मिस्टर रैना से बात कर सकता हूँ? मिस्टर मेहरा ने पूछा। मेरे पति घर पर नहीं है, तुम्हें उनसे क्या काम है? बताओ, मैं उनकी पत्नी मिसेज रैना हूँ। उधर से असवी की माँ ने फ़ोन उठाया था। मिसेज रैना, मैं संजीवनी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आपकी बेटी असवी रैना का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और वो इस समय संजीवनी अस्पताल में भर्ती है। मुझे आपको यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि उसकी हालत बहुत गंभीर है, इसलिए कृपया करके अस्पताल पहुंचिए जितनी जल्दी हो सके। आपकी बेटी को अब आपकी ज़रूरत है। मिस्टर मेहरा ने बहुत विनम्रता से असवी की हालत के बारे में बताया। आपको गलतफहमी हो गई है मिस्टर, यहाँ असवी रैना नाम का कोई नहीं है, ना ही हम उस नाम के किसी इंसान को जानते हैं। सॉरी, लेकिन हो सकता है कि आपने गलत नंबर पर कॉल किया हो। इतना कहकर असवी की माँ ने तुरंत फ़ोन रख दिया। मिस्टर मेहरा को असवी की माँ का व्यवहार बहुत अजीब लगा, इसलिए उन्होंने उसे दोबारा उसी नंबर पर कॉल किया, लेकिन इस बार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मिस्टर मेहरा ने डॉक्टर मुखर्जी को वह सब कुछ बताया जो असवी की माँ ने कहा था। कोई नहीं, अभी पेशेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आइए इस पर ध्यान देते हैं। पेशेंट के होश में आने के बाद हम इस मामले को सुलझाएंगे। चलो अंदर चलते हैं। डॉक्टर मुखर्जी ने मिस्टर मेहरा के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें निराश न होने के लिए कहा और वहाँ से दोनों हॉस्पिटल के अंदर आ गए, जहाँ से मिस्टर मेहरा असवी के वार्ड में आ गए और उनके बगल में बैठ गए। अब डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी ड्यूटी शुरू की। उधर जब फ्रांस में अध्यक्ष का गुस्सा शांत हुआ तो उसने अपने खास आदमी शमशेर को फ़ोन किया और असवी को ढूंढने को कहा। ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन असवी को होश नहीं आया। डॉक्टर के मुताबिक 24 घंटे बीत चुके हैं, हालांकि असवी को होश नहीं आया। ऐसे में एक बार फिर डॉक्टरों की टीम ने उसकी जांच की और वह वार्ड से बाहर आया और मिस्टर मेहरा को असवी के बारे में बताया। वह कोमा में है। शिमला के सबसे बड़े अस्पताल आरोग्यम अस्पताल के कैंसर विभाग में
आज सुबह से ही भीड़ थी, क्योंकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की मां का ओवेरियन कैंसर का ऑपरेशन होने वाला है। कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए दोपहर 3 बजे का समय दिया था। तभी तो स्वास्थ्य मंत्री का पूरा परिवार 3 बजे से पहले ही अस्पताल पहुंच गया था। स्वास्थ्य मंत्री की मां पहले से ही अस्पताल में भर्ती थी। ठीक 3 बजे उन्हें ओटी में ले जाया गया, लेकिन कैंसर विशेषज्ञ दूसरे मरीज के ऑपरेशन में व्यस्त थे, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री की मां का ऑपरेशन समय पर शुरू नहीं हुआ। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद उनकी मां के साथ इस अस्पताल द्वारा एक वीआईपी मरीज की तरह व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री हैरान रह गए और वो गुस्से में आकर उसे उस जगह का भी ध्यान नहीं रहा और अस्पताल में ही चिल्लाने लगा। ओटी में जो भी नर्स व डॉक्टर मौजूद थे उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। ऐसे ही आधा घंटा बीत गया, लेकिन ना तो स्वास्थ्य मंत्री का गुस्सा शांत हुआ और ना ही उनकी झुंझलाहट। आखिरकार तंग आकर ओटी में मौजूद एक जूनियर डॉक्टर ने अस्पताल प्रमुख को घटना के बारे में बताया। इतना सुनते ही प्रमुख दौड़कर कैंसर विभाग में आए। उन्होंने खुद आकर मामले को शांति से सुलझाने और स्वास्थ्य मंत्री को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ थे, क्योंकि जब इंसान के दिमाग पर सत्ता की गर्मी चढ़ जाती है तो उसे सही और गलत का कोई एहसास नहीं रह जाता है। यहाँ भी स्थिति वैसी ही थी। स्वास्थ्य मंत्री किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। आखिरकार प्रमुख के पास अंतिम उपाय अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने एक नर्स को दूसरे ओटी में भेजा, जहां एक दूसरे पेशेंट का ऑपरेशन उसी कैंसर विशेषज्ञ द्वारा किया जा रहा था, जिसे स्वास्थ्य मंत्री के मां का ऑपरेशन करना था। डॉक्टर के आने तक भी प्रमुख स्वास्थ्य मंत्री को समझाने बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन नतीजा शून्य। अस्पताल प्रमुख स्वास्थ्य मंत्री को समझा रहे थे, तभी सभी ने एक तेज और गुस्से वाली आवाज़ सुनी। यहाँ क्या हो रहा है? यह एक अस्पताल है, कोई सब्जी मंडी नहीं। आवाज़ से सभी ने उस ओर देखा तो वहाँ डॉक्टर का कोट पहने एक लड़की खड़ी थी। चमचमाती नीली आंखें, कमर तक लंबी काले बाल, गोरा चेहरा, स्लिम बॉडी और चेहरे पर चमक के साथ एक शानदार रौब। एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे पहली नज़र में ही किसी को प्यार हो जाए। भगवान का शुक्र है कि देवदूत आ गया, अन्यथा मुझे नहीं पता कि मैं इस मंत्री को कैसे संभालता। लड़की को अपने सामने खड़ा देखकर प्रमुख को लगा कि ईश्वर आ गया। डॉक्टर परी प्रमुख के पास गई। ओटी से यहाँ पहुँचने से पहले ही उसने नर्स से पूरे मामले की जानकारी ली और इसलिए आते ही उसने एक बार प्रमुख की ओर देखा और फिर मंत्री की ओर। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर परी कुछ कहे, मंत्री ने उससे सवाल किया, आप कौन हैं? मैं वही हूँ जिसके लिए आपने पूरे अस्पताल पर कब्जा कर लिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अपने पद का इस तरह इस्तेमाल करेंगे। परी ने भी बिना डरे मंत्री को जवाब दिया, ओह, तो आप ही है जिन्हें मेरी माँ का ऑपरेशन करना था। मंत्री जी अभी भी अपने मूड में थे। यू आर रॉन्ग मिस्टर, मुझे ऑपरेशन नहीं करना था, मैं अभी भी उसका ऑपरेशन करने जा रही हूँ। परी ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया, आप खुद को डॉक्टर कहते हैं और एक मरीज की जान की कोई कीमत नहीं है। क्या आप नहीं जानते कि किसी मरीज के एक पल की कीमत कितनी है? परी को इतनी शांति से जवाब देते देख मंत्री अधिक व्यवस्थित हो गए। मुझे आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मैं अपना कर्तव्य अच्छी तरह से जानती हूँ और फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आपकी माँ का ऑपरेशन 4 बजे था, लेकिन मैं आपका आदर करती हूँ इसलिए मैंने 3 बजे का समय दिया। लेकिन दूसरे मरीज की जान बचाना मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण था जितना आपकी माँ के लिए, और इसलिए मैं अब भी सीधे ओटी से आ रही हूँ। डॉक्टर अपनी हद में रहो। आप जिससे बात कर रहे हैं वह इस राज्य का स्वास्थ्य मंत्री है। आपकी बकवास आपके और आपके अस्पताल के लिए बहुत महंगी पड़ने वाली है। अपना अपमान होता देख मंत्री भी क्रोधित हो गए। मुझे सिखाने से पहले आपको तमीज़ सीखना होगा और मेरे अस्पताल के बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने पोजीशन बचाने की चिंता कीजिए, क्योंकि अगले सप्ताह जब मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगी तो मैं निश्चित रूप से हॉस्पिटल सीसीटीवी फुटेज मेरे पास होगी, ताकि मैं आपकी यह हरकतें उन्हें दिखा सकूं। डॉक्टर परी भी पीछे नहीं हटी। डॉक्टर परी की ऐसी धमकी सुनकर स्वास्थ्य मंत्री के होश उड़ गए।
लेकिन इससे पहले कि वो डॉक्टर परी से कुछ और कह पाता, वो चिल्ला पड़ी। गार्ड्स, और अगले ही मिनट अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ मौजूद थे। तुम्हारे पास 5 मिनट है। 5 मिनट में मैं इस पूरे विभाग को खाली देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि यहाँ डॉक्टरों, हॉस्पिटल के कर्मचारियों और मरीजों के अलावा एक भी बाहरी व्यक्ति दिखाई दे, भले ही वह कोई भी क्यों न हो। डॉक्टर परी ने स्वास्थ्य मंत्री की तरफ देखते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स को ऑर्डर दी। लेकिन डॉक्टर, मेरी सास का अभी ऑपरेशन हो रहा है। एटलीस्ट ऑपरेशन खत्म होने तक हमें यहीं रहने दीजिए प्लीज़। स्वास्थ्य मंत्री की पत्नी ने डॉक्टर परी से हाथ जोड़कर विनती की। सॉरी, लेकिन आपके पति के बिहेवियर को देखने के बाद मैं अपने किसी भी मरीज़ के जीवन के साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, और आपकी सास को ऑपरेशन के बाद नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब आप उससे मिल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, सॉरी। डॉक्टर परी ने भी अपना फैसला स्पष्ट शब्दों में बता दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स को आदेश देने के बाद डॉक्टर परी ने अपने पास खड़ी एक नर्स को आदेश दिया, डॉक्टर मीर और डॉक्टर अस्का को बोलो कि स्वास्थ्य मंत्री की मां के ऑपरेशन में वो दोनों आए, और एक बात, जाओ और ऑपरेशन की तैयारी करो। मैं 10 मिनट में ओटी पहुंच जाऊंगी। यह कहते हुए डॉक्टर परी अपने कैबिन की ओर मुड़ गई, लेकिन इससे पहले कि वह अपने कैबिन में पहुंचती, हॉस्पिटल प्रमुख ने उसे रोका और धन्यवाद देते हुए कहा, समय पर आने और सिचुएशन को संभालने के लिए थैंक यू डॉक्टर रैना, नहीं तो पता नहीं क्या होता। डॉक्टर न्याल, कुछ नहीं होगा, तुम बिना वजह डरना बंद करो। डॉक्टर परी डॉक्टर न्याल के चेहरे पर पसीने की बूंदें देखकर मुस्कुरा दी। परी, तुम इस सिचुएशन में भी हंसती हो, यहाँ मैं घबरा गया था। अच्छा छोड़ो, वैसे लाइफ केयर हॉस्पिटल के एमडी के साथ मीटिंग होनी थी, क्या हुआ? डॉक्टर परी ने पूछा। यह मीटिंग कल के लिए रखा गया है, क्योंकि अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है, और इसलिए यह ऑपरेशन खत्म होने के बाद तुम सीधे घर चली जाओगी। तुम पिछले 2 दिनों से अस्पताल में हो, न्याल ने परी से कहा। पर न्याल, लेकिन इससे पहले कि परी आगे बहस करती, न्याल ने उसे रोक दिया। तुम चिंता मत करो, तुम घर जाओ, और यह मेरा ऑर्डर है। आखिरकार परी को भी न्याल की जिद के आगे झुकना पड़ा। डॉक्टर न्याल से बात करने के बाद डॉक्टर परी अपने कैबिन में गई, फ्रेश हुई और ओटी के लिए रवाना हो गई, जहां उसके निर्देशानुसार सारी तैयारियां पहले से ही कर ली गई थी। वहां डॉक्टर मीर और डॉक्टर अस्का भी मौजूद थी। डॉक्टर परी के आते ही ऑपरेशन शुरू हुआ, जो करीब 4 घंटे तक चला। भगवान की कृपा और डॉक्टरों की कड़ी मेहनत से इतना जटिल ऑपरेशन आखिरकार 4 घंटे में पूरा हो गया। ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीज को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। मरीज की नब्ज और दिल की धड़कन नॉर्मल देखकर डॉक्टर परी ने डॉक्टर मीर को समय समय पर मरीज की जांच करने को कहा, और डॉक्टर न्याल के आदेश का पालन करते हुए घर के लिए रवाना हो गई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी भी बाकी स्टोरी की तरह बहुत अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।